आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि भारत के संविधान, हमारे जो एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के यूनिट 6 में सिलेबस है, उसके अंतर्गत जो भारत का संविधान है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न में दो हमारे पास कथन दिए हुए हैं और उससे हमें जो यहाँ पे पूछा गया है सही कथन चुनिए और हमें उससे उत्तर निकालना है। तो दो कथन दिए गए हैं, पूछा गया है, पहला कथन है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है तब राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। दूसरा कथन है भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित। दो कथन है हमारे पास और पूछा गया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। हम सबको पता है कि भारत के संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के भाग 18 से संबंधित है, जिसका उल्लेख किया गया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक। भारत के संविधान में 3 तरह के आपातकाल के बारे में बताया गया है। पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन के बारे में और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, राष्ट्रपति शासन जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत और वित्तीय आपातकाल जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो थोड़ा सा हम राष्ट्रीय आपातकाल को और समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कितने तरह का होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल को देश में जब लागू किया जाता है तो उसकी स्थिति होती है या तो बाहरी आक्रमण हो, युद्ध की स्थिति हो या सशस्त्र विद्रोह हो। भारतीय संविधान में पहले आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसको बाद में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आंतरिक गड़बड़ी जो शब्द है इसको सशस्त्र विद्रोह से परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि अब भारत देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो उसके जो आधार होंगे वह होगा या तो बाहरी आक्रमण, युद्ध जैसी स्थिति हो या देश में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो। इन आधारों पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। अब हम समझते हैं जो कथन में बोला गया है तो क्या वो सही है या गलत है। पहला कथन है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू होती है तब राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को आगे बढ़ाया जा सकता है और इसकी एक जो स्थिति होती है तो वो ऐसी होती है कि एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो क्या राष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है या इसकी स्थिति दूसरी होगी? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नहीं, संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकती है। और इसके उदाहरण के तौर पर मैं बता सकता हूं कि 5वीं जो संसद का कार्यकाल था तो उसको 1971-1977 का जो कार्यकाल था उस टाइम पे इसको बढ़ाया गया था, 2 बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। तो एग्जाम्पल के अगर ये मेंस में पूछ ले तो हम मेंस में इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, इस तरह से बता सकते हैं उदाहरण के तौर पर। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति है, यहाँ पे राष्ट्रपति ना होकर यहाँ पर होगा कि संसद विधि द्वारा संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकती है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। संविधान संशोधन जो कि हमारे प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स का ही पार्ट है, वहां पे संविधान संशोधन दिया हुआ है। संविधान संशोधन से प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। अब हमें यह पता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसको भारत के किसी एक भाग में या संपूर्ण देश में उसको लागू किया जा सकता है। तो क्या संपूर्ण भाग में लागू करना या भारत के किसी एक विशेष भाग पर लागू करना? प्रश्न पूछा गया भारत के किसी एक विशेष भाग में लागू करने का प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। तो ये बिल्कुल गलत है ये कथन। यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसको किसी एक विशेष भाग में हम लागू कर सकते हैं। तो याद रखिएगा प्रश्न में जो पूछा गया है सही कथन चुनिए। कौन सा इसमें विकल्प सही होगा? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है तो दोनों कथन गलत है।
यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा वो डी होगा, दोनों कथन गलत है। अब इसमें गलती क्या क्या थी, तो राष्ट्रपति द्वारा नहीं, यहाँ पे होगा संसद कानून बनाकर लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकती है। और यहाँ पे जो पूछा गया है 44वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा इस प्रश्न को अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत के किसी विशेष भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये होगा हमारा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल तथा राष्ट्रपति शासन की घोषणा व इसे जारी रखने से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद में विशेष बहुमत द्वारा पारित होने चाहिए। ठीक है, दूसरा इसमें कथन है, राष्ट्रीय आपातकाल को अधिकतम 3 वर्षों के लिए जारी किया जा सकता है। प्रश्न में पूछा गया सही कथन पहचानिए, केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है। तो अब थोड़ा सा हम इन जो कथन हमारे पास दिए हैं उनको दोनों को हम समझ लेते हैं, फिर उत्तर निकालते हैं क्या होगा उत्तर। तो पहले कथन में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल तथा राष्ट्रपति शासन की घोषणा व इसे जारी रखने से संबंधित सभी प्रस्ताव संसद में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो क्या विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, जो वोटिंग होती है वो विशेष बहुमत से होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है उसके लिए सामान्य बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे दोनों कथन जो पूछा गया, एक कथन में बोला गया है राष्ट्रीय आपातकाल तथा राष्ट्रपति शासन की घोषणा व इसे जारी रखने से संबंधित प्रस्ताव संसद में विशेष बहुमत, दोनों के लिए अलग अलग है। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और जो राष्ट्रपति शासन होता है उसके लिए सामान्य बहुमत की। तो पहला कथन हमारा गलत है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरे में बोला गया है राष्ट्रीय आपातकाल को अधिकतम 3 वर्षों तक जारी किया जा सकता है। तो क्या राष्ट्रीय आपातकाल को 3 वर्षों तक हम जारी कर सकते हैं, क्या ऐसा संविधान में है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या ऐसा बोला गया है? तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करना ये अनिश्चित काल तक के लिए लागू हो सकता है, ठीक है। 6 माह की अवधि में संसद इसे अनुमोदित होना, पास होना जरूरत होती है। बस ये 6 माह में अगर पास होता चलता है ये बिल, ये प्रस्ताव राष्ट्रीय आपातकाल का, तो इसे हम अनिश्चित काल तक के लिए लागू कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति शासन को हम अधिकतम 3 वर्षों तक जारी रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न को अलग तरह से भी पूछा जा सकता है, तो वहां पे आप बिल्कुल मत घबराइएगा, इसको समझ लीजिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल की जो अवधि होती है वो होती है अनिश्चित काल तक, ठीक है। अगर प्रस्ताव को 6 माह में अनुमोदन मिल रहा है, पास हो रहा है, तो उसको हम अनिश्चित काल तक के लिए लागू कर सकते हैं संविधान के अनुसार। लेकिन जो 3 वर्षों की बात यहाँ पे कही गई है कि ये 3 वर्ष राष्ट्रपति शासन के लिए, राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 वर्षों के लिए हम लागू कर सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया सही कथन पहचानिए, केवल एक, केवल दो। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे दोनों कथन गलत हैं। इसका उत्तर होगा हमारा डी, दोनों कथन गलत है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। प्रश्न में पूछा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार, यानी कि इसका संबंध है भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार है, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत बात की गई। पूछा गया इनमें से क्या शामिल नहीं है, और विकल्प है हमारे पास निजता का अधिकार, सूचना का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, फोन ट्रैपिंग के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए, इसको समझते हैं। जो निजता का अधिकार है, ये अलग से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि निजता का जो अधिकार है उसका संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से। तो याद रखिएगा, इसका संबंध है संविधान के अनुच्छेद 21 से, यानी ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। सूचना का अधिकार, यह भी सूचना का अधिकार भी हमारा आएगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। विदेश यात्रा का अधिकार, यह भी हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। लेकिन यहाँ पे जो बात की गई है फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा डी ऑप्शन है, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 21 से संबंधित नहीं है। इसका संबंध है अनुच्छेद 19 से।
इसका संबंध है अनुच्छेद 19 से। तो हमारा जो इसमें सही विकल्प, सही जो उत्तर हो जाएगा वो होगा हमारा डी, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसका संबंध अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या सही नहीं है। मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या सही नहीं है, और पहला इसमें विकल्प है ये न्यायोचित है। तो क्या मौलिक अधिकार न्यायोचित है? हम अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो क्या हम न्यायालय में जा सकते हैं? तो आपको पता होगा बिल्कुल ये जो विकल्प है ये सही है, और प्रश्न में पूछा गया है क्या कथन कौन सा इसमें सही नहीं है। तो पहला तो हमारा उत्तर होगा नहीं। दूसरा हम देखते हैं, ये स्थायी है। क्या मौलिक अधिकार स्थायी है? इन्हें हटाया नहीं जा सकता या इन्हें कम नहीं किया जा सकता? तो थोड़ा सा ये विकल्प हम इसको समझेंगे कि मौलिक अधिकार क्या स्थायी है या अस्थायी है। फिर हम सी विकल्प को देखते हैं। इसमें बोला गया है ये असीमित नहीं है, यानी कि ये सीमित है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हमारे पास भारतीय संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार मिले हैं, वो असीमित नहीं है। ये कथन बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन बोला गया है, जो डी विकल्प है, कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक है, कुछ सकारात्मक है। यह भी बिल्कुल सही है। कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक है। नकारात्मक किस तरह से कि ये राज्य को कुछ प्राधिकार कम देते हैं, ये राज्य को कुछ करने से रोकते हैं। ठीक है। और सकारात्मक किस लिए है कि ये व्यक्तियों के लिए कुछ लाभ का अवसर देते हैं, इसलिए ये सकारात्मक है। तो ये विकल्प भी हमारा सही है। अगर हमारे पास मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मुख्य परीक्षा में भी मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं बताइए, तो उसमें हम लिख सकते हैं कि मौलिक अधिकार सीमित नहीं है, मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक है, कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक है, ये न्यायोचित है। ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास बी विकल्प है, यह स्थायी है। तो मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है। संसद के द्वारा इनमें कटौती की जा सकती है। संसद संविधान संशोधन के द्वारा, न कि साधारण कानूनों के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। तो यहाँ पे जो बी विकल्प है ये हमारा उत्तर होगा। मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या सही नहीं है, तो ये हमारा बी विकल्प है, जो यह स्थायी है। तो मौलिक अधिकार स्थायी नहीं होते, संसद द्वारा इनमें कटौती की जा सकती है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस रिट को सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। ठीक है। रिटों के बारे में चर्चा की गई थी, तो इनका भी संबंध मौलिक अधिकारों से है, यानी कि भारत के संविधान के भाग 3 से है। ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको और बता देता हूँ, अगर प्रश्न में ऐसा पूछ ले कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो शामिल है वो कहाँ की विशेषता है, या मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यह विशेषता हमारे भारतीय संविधान में शामिल है, यानी मौलिक अधिकारों को जो लिया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इनका संबंध संविधान के किस भाग से है, तो संविधान के भाग 3 से है। रिट के बारे में बात की गई है, तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिटों की बात की गई है। उत्प्रेषण रिट, प्रतिषेध रिट, परमादेश रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, और एक रिट होती है अधिकार परीक्षा रिट। तो 5 तरह की रिट की बात की गई है। संविधान के अनुसार अनुच्छेद जो 32 है उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय, तथा अनुच्छेद 226 उसके अंतर्गत उच्च न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। तो अगर प्रश्न में ऐसा भी पूछ ले, विकल्प दे दे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, तो याद रखिएगा जो हाई कोर्ट होता है उसको अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिटों के बारे में बताया गया है। अब इसमें पूछा गया है किस रिट को सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण रिट, प्रतिषेध रिट, परमादेश रिट और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। तो इसमें याद रखिएगा जो प्रतिषेध रिट होती है उसको केवल और केवल न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध ही जारी किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारे 5 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।